अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा पहला सेशन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें बेसिक जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि बायोम्स होते क्या हैं। बायोम्स जो है एक्चुअली हमारी जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको कम्प्लीटली अगर हम कंबाइन कर दें विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट, देयर बायोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर्स, तो उसको हम बायोम्स कहते हैं। बायोम्स जो है वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बायोम के बेसिक मेजर एरियाज होते हैं जिसकी बेस को डिवाइड किया जाता है। हम इनको वन बाय वन देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि इस पूरे यूनिट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस ओवरव्यू के बाद मैं आपको इन डिटेल सारे फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन बायोम्स को समझते हैं कि बायोम्स होते क्या हैं। ठीक है, बायोम्स डिटरमिन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेटिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमारे रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कुछ मैदानी इलाके हैं, ग्राउंड एरियाज हैं हमारे। तो ये सारी फैक्टर्स हैं, इनकी बेस के ऊपर हम इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो एरिया है ये स्पेसिफिक है फॉरेस्ट के लिए, ये एरिया है फॉर डेजर्ट के लिए। इसकी बेस के ऊपर हम इसको कैटेगराइज करते होते हैं। अब इसमें देखें, बायोम्स इज डिटरमिन मेनली बाय इट्स क्लाइमेट, लाइट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, बायोम्स को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको टू टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, बायोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर। ठीक है, अब पहले तो ये समझेंगे बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं और एबियोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। Abiotic factors are the non-living part of an environment. These include things such as sunlight, temperature, wind, water, soil, and other such things. जबकि जो biotic factors हैं, these are the living part of an environment. Like human beings हो गए, animals हो गए, plants हो गए, microorganism हो गए, ये सब क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो अब देखा जाए तो एबियोटिक फैक्टर्स की बेस के ऊपर हम पूरी अपनी इन्वायरमेंट को कैटेगराइज करते हैं। एबियोटिक फैक्टर फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज डेजर्ट जो है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है ड्यूरिंग डे टाइम, एंड नाइट में बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है टेम्परेचर, और वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इसका मतलब हम ऐसे एरियाज की बात कर रहे हैं जिनको हम डेजर्ट कहते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जैसे सनलाइट होगी, आपकी एयर होगी, वाटर हो गया, आपका जो है सॉइल होगी। ये तमाम फैक्टर जो हैं ये सारे आपको डिटरमिन करने में हेल्प आउट करते हैं कि आप कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ, कोई बहुत ही कोल्ड एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल होती है, वहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है, और तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान के अगर आप चले जाएं नीलम जेलम साइड पे, या कलाम कलाश साइड पे, या इस तरह अब नॉर्दर्न एरियाज में ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे इस तरह का फैक्टर पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तमाम फैक्टर जो हैं, सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें कैटेगराइज करती हैं आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। अब वो कहते हैं जी ईच बायोम्स हैज अ डिफरेंट क्लाइमेट विच इन टर्न अफेक्ट द सॉइल। डेफिनेटली हर फैक्टर जो है वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी सॉइल जो है वो अ, इतनी ज़्यादा वेट नहीं होगी, ड्राई सॉइल होगी। ठीक है, और अगर वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है तो इस सॉइल के अंदर प्लांट ग्रो करेंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और सॉइल जो है वो ड्राई है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लैंड नहीं है, वो डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अर्थ लैंड एरिया डिवाइडेड इनटू 6 मेजर बायोम्स। अब पूरी जमीन को हम 6 मेजर बायोम्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं,
वो कौन से बायोम्स हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं, उन 6 कैटेगरीज का मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है। अब एक और जो चीज आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस यूनिट के अंदर जो आपने बेसिक चीज लर्न करनी है बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, जो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि बायोम्स होते क्या हैं, बायोम्स को किन फैक्टर्स बेस पे कैटेगराइज किया जाता है, बायोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर्स की बेस पे। ठीक है। फिर किस बायोम्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको बायोम्स को जैसे हमने कहा 6 मेजर बायोम्स हैं, तो वो कौन कौन से बायोम्स हैं। देन इन 6 बायोम्स को फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि वो फर्दर आगे किस तरह से एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, फर्स्ट बायोम है हमारा टंड्रा। ठीक है। जहाँ पे वो कहते हैं बहुत ज्यादा सर्दी होगी, कोल्ड होगी, स्नो कवर्ड होगा। तो ये अगर देखा जाए तो हम अपने नॉर्थ पोल वाली साइड के एरिया की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अंटार्कटिका हो गया जिस तरह का, जहाँ पे स्नोफॉल होगी, बहुत ज्यादा सर्दी होगी। ठीक है। ग्राउंड जो है आपका वो फ्रोजन होगा, बर्फ जमी रहती होगी वहां पे, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह इस तरह के आपके बन जाते हैं। ओनली सर्टन प्लांट्स सच है मोस एंड ग्रास ग्रो। तो इस तरह के रीजन में बहुत ज्यादा स्पीशीज नहीं पाई जाती प्लांट्स की, कुछ लिमिटेड प्लांट्स होते हैं जो कि इस एरिया में ग्रो करते हैं। सम एनिमल लाइक रेंडर फॉक्सेस मूव इन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ये वो एनिमल्स हैं जो कि इस तरह के रीजन में पाए जाते हैं। इसमें एक और एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं जिसमें हम कहते हैं स्नो सॉरी स्नो बियर की बात कर लें, हम व्हाइट बियर की बात कर लें, तो वो भी इस तरह के आपके टोरंटो के अंदर फाइंड किए जाते हैं। ठीक है। देन हम इसके अगले बायोम्स को देखते हैं, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है। अब अगर देखा जाए तो ये सारी जो है यहाँ पे आपके स्नो जो है वो जमी हुई है। ठीक है। ड्राई है, और यहाँ पे आपको देखें कोई ट्रीज उस तरह से इतनी इजीली आपको नजर नहीं आएंगे। फिर आपको जो सेकंड आपका बायोम्स है वो है कन्फ्यूशियस फॉरेस्ट। सी कोन बेयरिंग ट्रीज होते हैं। आपने अगर मरी वाली साइड पे जाएं तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं जिन पे कोन्स लगी हुई होती हैं, पाइन ट्रीज होते हैं। तो वो समझें हमारा मरी वाला एरिया जो है वो उसको हम कन्फ्यूशियस फॉरेस्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट जो है कंट्रोल, काफी यहाँ पे कोल्ड होगी, फॉरेस्ट होगा डेंस। जैसे अगर आप नथिया गली या पर साइड पे जाएं तो आपको बहुत ज्यादा दरख्त और जंगलात इस तरह के मिलेंगे। ठीक है। ग्रास स्मॉल ट्रीज होंगे। ठीक है। स्मॉल ट्रीज कैन नॉट ग्रो, छोटे दरख्त वहां पे ग्रो नहीं करेंगे। ओनली सम श्रब फर्न्स एंड मोसेस, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होंगी, घास फूस इस तरह की। एनिमल लाइक बर्ड्स स्क्विरल इंसेक्ट जो है वो इस तरह की चीजें वहां पे पाई जाएंगी। ठीक है। देखें इस तरह के नॉर्मली इस तरह की आपकी होगी कन्फ्यूशियस फॉरेस्ट, जिनमें इस तरह की आपको होगा कि जो दरख्त हैं वो बहुत लंबे लंबे ऊंचे हैं, लेकिन नीचे वाली साइड पे छोटे छोटे प्लांट्स इतने ज्यादा नहीं, घास और इस तरह की चीजें वहां पे अबंडेंस में होंगी। देन आता है डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है। मैपल ओक शेड ट्रीज इन फॉल। ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है। समर में नॉट बी हॉट एंड विंटर में नॉट बी कोल्ड, तो एक मॉडरेट सा टेम्परेचर आपका रहता है। ठीक है। रिसीव अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत इजी होगी। डेंस फॉरेस्ट होगा, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल। इसकी अगर एक हम एग्जांपल देखे जाए तो इसमें हम आ सकते हैं उस साइड पे। अगर अमेजोन फॉरेस्ट का बारे में हम एग्जांपल कोट करें तो वो इसमें फॉल करेगा कि वहाँ पे आपका जो है वाटर सप्लाई भी होती है, डेंस फॉरेस्ट भी होता है, टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है पूरा साल, ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और वहाँ पे बहुत सारी एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती है, क्योंकि सबके लिए एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट अवेलेबल होता है, उनके लिए सर्वाइव करना इजी हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये है जी आपकी डिसीजेज फॉर इन विंटर। विंटर्स में क्या होगा, इस तरह की हालत हो जाएगी उनकी। ठीक है। और स्प्रिंग में वो इस तरह के हो जाएंगे, ये पत्ते निकल आएंगे। और फॉल में ये सिचुएशन होगी। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वेरी वार्म होगा, वेरी मॉइस्ट ऑल द टाइम होगा। अच्छा सॉरी, वो अमेजोन वाली एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपकी कोट की जाएगी। मैंने वहाँ बैक पे कोट कर दी। तो अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो इस साइड पे आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में।
ठीक है। वेरी वार्म होगा, वेरी मॉइस्ट ऑल द टाइम होगा, प्लेंटी ऑफ वाटर, सनलाइट, रेन होगी, एक्सीलेंट फॉर प्लांट एंड ग्रोथ होगा, सॉइल डेवलपमेंट होगी, प्लांट ग्रोथ थिक एंड टॉल, फाउंड इन एरिया नियर द इक्वेटर, सपोर्ट मोर प्लांट लाइफ एनिमल स्पीशीज देन एनी अदर बायोम। ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में असल में होता यह है कि यहाँ पे जंगलात होते हैं और यहाँ पे जो है टेम्परेचर मॉडरेट होता है, और यहाँ पे जो इनके फैक्टर्स हैं, सनलाइट का होना, वाटर का होना, सॉइल का रिच होना, और ये सारी चीज़ें जो है ना सपोर्ट करती हैं किस चीज़ को, बहुत सारी स्पीशीज के सर्वाइवल में। जैसे वहाँ पे आपके बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाएंगी, आपके वाइल्ड एनिमल्स पाए जाएंगे, रेप्टाइल्स पाए जाएंगे, इंसेक्ट की वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाएंगी, हर्ब्स होंगे, बहुत सारी प्लांट्स की, ट्रीज और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पाई जाएंगी। अमेजोन फॉरेस्ट की एग्जाम्पल इसमें बहुत ज़बरदस्त हम कोट कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, बर्ड्स और इस तरह की हर्ब्स की स्पीशीज सर्वाइव कर लेती हैं ड्यू टू द फेवरेबल situation of the environment and other biotic and abiotic factors। ठीक है। देन आ जाए हम, ये देखें अमेजोन फॉरेस्ट को अगर हम देखें तो इस तरह का फॉरेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हरियाली होगी, बहुत वहाँ पे सनलाइट जो है वो देखा जाए तो ऊपर से तो सनलाइट जो है ट्रीज को कवर करेगी, लेकिन ग्राउंड एरिया तक जो है ना बहुत कम आपकी सनलाइट पहुंचेगी। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा। देन आप आ जाए जी ग्रास लैंड पे। ग्रासलैंड में क्या है जी, नेम से पता चल जाता है, ऐसा जमीन, ऐसा रकबा जिसके ऊपर घास हो तो उसको हम ग्रासलैंड कहेंगे। अब इस एरिया के अंदर इस बायोम्स की कैटेगरी में जो है ज्यादातर लैंड जो है वो घास से कवर्ड होगा। टेम्परेचर सिमिलर होगा डिसिडियस फॉरेस्ट की तरह, डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इतनी बारिश हो जाती है कि वहाँ पे आपकी घास जो है वो तो ग्रो करे, लेकिन दरख्तों की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे जो आपके हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके लिए बड़े फेवरेबल लैंड होता है, क्योंकि उन्होंने वो घास खानी होती है। तो हर्बीवोरस आपके डियर्स हो गए, आपके ज़ेब्रास हो गए, तो ये सारे जो हैं ये वहाँ पे आपकी बफलोज होगी, गोट्स होगी, डियर्स हो गए, ये सारी जो कैटेगरीज ऑफ एनिमल है इस तरह के लैंड में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, सॉइल जहाँ पे रिच होगा, यानी इसमें काफी आपको मिनरल्स और इस तरह की जो है चीजें अवेलेबल होंगी, यानी रिच फॉर द ग्रोथ ऑफ द हर्ब्स होगा। वीट एंड कॉर्न जिस तरह की जो है आपकी ये ग्रो कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है, लेकिन ट्रीज वगैरह का यहाँ पे जो है ना ग्रो करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, होम फॉर मैनी स्मॉल एनिमल, तो छोटे छोटे जैसे अगर आपने देखो स्क्विरल्स होती हैं, रैट्स होते हैं, ठीक है, रेटल स्नेक्स वगैरह हो गए, और इस तरह की जो स्नेक्स की स्पीशीज होगी वो इस तरह की जो है ना लैंड में काफी इजीली सर्वाइव कर लेती हैं। ठीक है, जिस तरह का लैंड होगा, जैसे अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक में भी देखा हो, तो इस तरह के लैंड के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो है ना स्क्विरल्स ने, माउस वगैरह ने अपने जो है ना इधर अपने अपने वो होल्स बनाए होते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, अंडरग्राउंड कॉलोनीज बनाई हुई होती है उन्होंने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, देन आ जाता है डेजर्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन चीज है, इसमें जो है ना डेजर्ट तो कॉमन है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई होगा। डेजर्ट देखें एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स में देखें तो सबसे पहले आपको सनलाइट आएगी। दोपहर के टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और जब टेम्परेचर इतना हाई होता है उसकी वजह से जब वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, डेजर्ट के अंदर लोग जो हैं वो, जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि डेजर्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फॉर द ग्रोइंग स्पीशीज लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर बेसिक नीड है हमारी। ठीक है, अगर वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है डेजर्ट में, या वाटर अवेलेबिलिटी बहुत लो होती है, तो हम अपनी जो डेली रूटीन की ज़रूरियात वो पूरी नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे प्लांट्स का और एनिमल्स का सर्वाइवल तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान के सिनेरियो में आपने जैसे थल, चोलिस्तान, ये आपने डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है इन डेजर्ट्स के अंदर जो है ना इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा फ्लक्चुएट करता है, डे टाइम में और रात में बड़ा फर्क होता है।
ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल तो नहीं होती है, ठीक है, होती नहीं है, बल्कि रेनफॉल बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, ठीक है। सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होगा और इतना कोई फर्टिलाइज लैंड नहीं होता है कि आपके यहाँ बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज यहाँ पे सॉइल है जिसपे कोई प्लांट जो है वो ग्रो करे, ठीक है। बहुत फ्यू काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट। तो अगर आपको याद हो तो वो प्रीवियसली हमने एक जो यूनिट पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था सनगोरो कैक्टस की हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है। एक कैक्टस की स्पीशीज है सनगोरो जिसको हमने डिस्कस किया था, और ये वो कैक्टस का पौधा जो कि डेजर्ट में नॉर्मली पाया जाता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो कैक्टस की स्पीशीज जो है वो डेजर्ट में पाई जाती है क्योंकि उनमें ऐसा मैकेनिज्म है कि वो उनके टाइम्स के अंदर एक तरह से पानी स्टोर होता है जिसको वो यूटिलाइज करते रहते हैं। लेकिन एक हद तक होता है, हमने लिमिट वाला एक यूनिट देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट होती है। इन दो लिमिट की रेंज के अंदर जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। जब टेम्परेचर उस लिमिट से कम हो जाए या उस दी गई उनकी लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो जो आपके प्लांट्स हैं वो आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका प्लांट डैमेज हो जाता है तो फिर वो डेड हो जाता है, फिर वो ग्रो नहीं करता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो भी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके स्नेक्स हो गए, स्पाइडर्स होगी, डेजर्ट लिजर्ड होगी, और आपका इस तरह के जो आपकी हैं एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह, वो जो है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये डेजर्ट इस तरह के होंगे, डेजर्ट एक कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक तरह से ओवरव्यू था कि हमारा जो है बायोम्स होते क्या हैं, बायोम्स की कितनी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब हम यूनिट 5 के ऊपर चलते हैं और उसमें से कुछ एलिमेंट्स को आज डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम देख लेते हैं। बायोम्स हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक हो गया, इसको देखें। अच्छा जी, वो इसमें हम वर्ल्ड वाइड देखें, अब पाकिस्तान के सिनेरियो में देखे जाएं तो पाकिस्तान के अंदर जो है अपने बायोम्स हैं, अपनी कैटेगरीज हैं, डेजर्ट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, ठीक है। आपके इस तरह की कैटेगरी, इसी तरह अगर वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर देखा जाए तो वो कैटेगरी अलग होंगी, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर बायोम्स की 5 कैटेगरीज पाई जा रही हैं तो लाजमी नहीं है कि वही 5 की 5 एज इट इज किसी और कंट्री में भी पाई जाए, हो सकता है वहाँ पे 4 कैटेगरीज अवेलेबल हो सकता है वहाँ पे 6 कैटेगरीज हो। तो ये कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंट्री हम ले लेते हैं जहाँ पे आपका देखा जाए तो पूरा साल स्नोफॉल होती है, ठीक है। और वहाँ पे जो है फिर इसका मतलब ये अगर स्नोफॉल होती है तो वहाँ पे फिर उस तरह से आपको ग्रासलैंड नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके फॉरेस्ट उस तरह से नहीं पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे नहीं होगा। तो हर कंट्री के अपने अपने बायोम्स और उनसे अपनी अपनी मैकेनिज्म और डाइवर्सिटीज हैं, ठीक है। देखें बायोम्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। बायोम्स हैं क्या, बायोम्स आर द डिफरेंट रीजन ऑफ आवर प्लानेट दैट हैव डिफरेंट क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अब पूरे जमीन को हमने डिवाइड कर दिया किस बेस पे, बायोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर्स की बेस पे, ठीक है। बायोम्स को डिफरेंट बायोटिक एबियोटिक क्लाइमेटिकल फैक्टर की वजह से हमने कैटेगराइज कर दिया कि ये हमारे रेन फॉरेस्ट है, ये हमारा डेजर्ट है, ये हमारी डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। ग्रुपिंग terrestrial ecosystem on a given continent that are similar in vegetation, structure, psychogamy, feature of environment and characteristic of the animal community। अब देखें इसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश की है। अब देखें अगर हम कहें कि हमने अपने एक इकोसिस्टम को एक दूसरे इकोसिस्टम से अलग कर दिया किस बेस पे कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स
कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे किस तरह की स्पीशीज वहाँ पे प्लांट्स की ग्रो कर रही हैं, किस तरह के एनिमल वहाँ पे पाए जा रहे हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे अपने इकोसिस्टम को डिवाइड करने को हम बायोम्स को कहते हैं कि ये बायोम्स की एक वे है कि हम अपने इकोसिस्टम को द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अवेलेबिलिटी ऑन अ सर्टेन रीजन, तो उनको जो हम डिवाइड करते हैं उसको हम बायोम्स कहते हैं। ठीक है, देन आ जाता है टेरेस्ट्रियल बायोम्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम्स के अंदर उन्होंने ये आपको कुछ दे दिए हैं यहाँ पे। वो कहते हैं डेजर्ट बायोम, सहरा आपका। ठीक है, टुंड्रा बायोम जो अभी हमने प्रीवियसली मैंने आपको इंट्रो में बताया। ठीक है, कंफिशियस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपकी वही सिक्स कैटेगरीज आ गई बायोम्स की। ठीक है, कि वो हैं क्या। देन आ जाता है जी डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में देखें ये कैक्टस का इन्हें प्लांट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह का ग्रो करता है। अच्छा, कैक्टस की भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, कुछ जो होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। कैक्टस के प्लांट्स की कुछ की हाइट कम होती है, कुछ का फैलाव ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह इनके जो स्पाइक्स हैं, जो इनके वो कांटे हैं, वो भी हर किसी के डिफरेंट होते हैं। किसी के छोटे होते हैं स्पाइक्स, किसी के लॉन्ग स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक कैटेगरी है कैक्टस की जिसको कहते हैं जंपिंग कैक्टस। ठीक है, जंपिंग कैक्टस का मतलब ये नहीं है कि आप समझें कि वो जो कैक्टस है पौधा वो एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे जंप करता हुआ चलता है, मूव करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जंपिंग कैक्टस उसको इसलिए कहा जाता है कि वो कैक्टस के ऊपर एक छोटी छोटी सी ऐसे बॉल सी लगी हुई होती हैं। जब कोई एनिमल या कोई ह्यूमन उसके पास से गुजरता है तो वो ऐसे फ्लिप करते हैं, ताकि वो फ्लिप जब करते हैं तो आपके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं, आपको चुभते हैं और आप उस कैक्टस के पौधे से दूर हो जाते हैं। ये दैट हम कह सकते हैं ये उस जंपिंग कैक्टस का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उसने एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ, कोई प्लांट कोई एनिमल उसको डैमेज ना करे या कोई ह्यूमन उसको डैमेज ना करे, तो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है उसका जंपिंग कैक्टस का। ठीक है, इसको डिफरेंट नेम से भी जो है रिकग्नाइज किया जाता है, कॉल किया जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। ये डेजर्ट को देखें जी, एक इकोसिस्टम है। हर ये जो हमने बायोम्स की 6 कैटेगरीज देखी ना, तो अगर आप इसमें नोट करें तो ये हर एक कैटेगरी का एक इकोसिस्टम बना हुआ। ठीक है, जिसके अंदर एक तमाम चीजों का, तमाम अनासिर का मौजूद होना और उसका सर्वाइवल की बात आ जाती है इकोसिस्टम में। ठीक है, लोकेशन जो है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द डेजर्ट, यू विल फाइंड देम वेरियस लोकेशन। जब डेजर्ट को हम सब कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कुछ डेजर्ट हैं जैसे हम थाला चोलिस्तान की मैंने एग्जांपल दी, ड्राई डेजर्ट है, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसी तरह कुछ डेजर्ट हैं जहाँ पे आपका क्या है, वो सैंडी बीचेस का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह के आपके कुछ डेजर्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह आपके स्नो डेजर्ट्स आ जाते हैं जहाँ पे स्नो होती है सारा साल, और वहाँ पे जो है इस तरह के। अभी हम आगे देखते हैं कि इसकी फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं डेजर्ट्स की। ठीक है, देखिए डेजर्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ वो कहता है क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होगा, टेम्परेचर हॉट होगा ड्यूरिंग डे एंड नाइट में कोल्ड होगा। जी हम पहले एक दफ़ा इसको देख चुके हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको ये दिया है, स्कॉर्पियो दिया हुआ है, स्नेक दिया हुआ है, लिजर्ड दी हुई है, कैक्टस का पौधा दिया हुआ है, ये समथिंग लाइक वॉर्म या समथिंग कोई और कैटेगरी ने दी हुई है। कैमल एक बहुत फेमस एग्जांपल है कैमल की, कि हम कह सकते हैं कैमल जो है वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, देन आ जाएगी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा सैंडी होगी, ड्राई होगी, लूज होगी, यानी फिसलने वाली होगी। जैसे आप सैंड पे पाँव रखते हो, आपका पाँव स्लिप करता है अंदर, जहाँ अंदर धंस जाता है, जहाँ वो ऐसे फैल जाती है सैंड। तो जबकि मिट्टी में अगर आप रखें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है मिट्टी के अंदर आपका पाँव चला जाए या मिट्टी ऐसे फैल जाए। ठीक है, कंटेन मिनरल्स लाइक सैलिसाइड। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के मिनरल्स और मादनियात वगैरह जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक हो गया। तो वैसे तो डेजर्ट के अंदर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के चोलिस्तान वाले इलाके में तो वहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि डेजर्ट के अंदर सर्वाइवल बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन सर्वाइवल विद रिस्पेक्ट टू द लैंड एरिया बहुत मुश्किल होता है डेजर्ट में सर्वाइव करना। ठीक है, तो हमारे उधर चोलिस्तान के इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे लोगों को पानी की किल्लत है,
वहाँ के एनिमल्स इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है जितने कि हमारे, अगर हम देखा जाए मैदानी इलाकों में, ग्राउंड एरियाज में हमारे जो है एनिमल्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और अगर आप चोलिस्तान और डेजर्ट साइड्स पे चले जाए तो वहाँ पे क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इतने ज़्यादा आपको वेजिटेशन और इस तरह के ट्रीज वगैरह हर्ब्स नहीं मिलती हैं, तो वहाँ के जो पीपल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट और वीक हैं। इसी तरह जो है आपके जो एनिमल्स हैं उनकी भी ग्रोथ इतनी कोई खास नहीं होती, वो वीक ही होते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट के एबियोटिक फैक्टर्स वो देखते हैं। वो कहते हैं लिटिल टू नो टॉप सॉइल ड्यू टू हाई विंड, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो वो जो ऊपर मिट्टी होने के ना होने के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे सॉइल होती ही नहीं है, तो हवा की वजह से जो आपके रेत है वो उड़ती रहती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। ठीक है, मिनरल नॉट डीप इन सॉइल, जो मादनियात हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं। ज़रा सी आप वो डिगिंग करेंगे तो आपको नीचे से मिनरल्स, मादनियात जैसी कोई ना कोई चीज़ निकल आएगी। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारा ये बलोचिस्तान वाली साइड पे चले जाए तो बहुत ज़्यादा रिच है मादनियात के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिप्सम हो गया, आपके बहुत सारी मादनियात हैं जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाई जाती हैं। ठीक है, टू ड्राई फॉर डिके, और जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा, यानी जैसे हमारे अब देखा जाए ना तो ऐसे ही इन ड्राइनेस के फॉर एग्जाम्पल पंजाब साइड पे देखें तो हमारे इधर जो है ना बरसात का मौसम होता है, जिसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत ज़्यादा इस तरह की वो होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट सिचुएशन होती है जब आप इधर डेजर्ट में होते हैं, आपको पसीना नहीं आता, आपको पूरा जिस्म खुश्क हो जाता है, आपके जिस्म के अंदर से पानी एवेपोरेट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो वेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे हाई होता है ड्यूरिंग डे टाइम, तो इससे आपने देखा होगा अक्सर डे टाइम में लोगों ने अपने आप को कवर किया हुआ होता है यहाँ पे वाइट कपड़े के साथ, ताकि हीट इतनी ज़्यादा उनको फील ना हो। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट हैं, दे आर बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं दे आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दुनिया के सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस हैं ये, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखें जी, वो कहते हैं डेजर्ट प्लांट अडॉप्टेशन। अब हर डेजर्ट के अंदर डिफरेंट प्लांट अपने आप को डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट कर रहा होता है, दिस इज अ बैटल ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, किस प्लांट ने किस तरह से ग्रो करना है कि उसके जो सराउंडिंग फैक्टर टेम्परेचर है और बाकी फैक्टर हैं उनके साथ वो किस तरह से मैनेज करता है। ठीक है, कहीं पे पाइन्स हैं आपकी, कहीं पे थिक वैक्सी है, शैलो बोर्ड है, जी डिफरेंट आपको शक्लें नजर आ रही हैं पिक्स में, जिससे आप देख सकते हैं ये हैं सारे एक तरह के कैक्टस के पौधे हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके जो प्लांट्स है जो आपके डेजर्ट में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की शेप चेंज है। ठीक है, साइज चेंज है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वो कहते हैं वेजिटेशन किस तरह की होंगी, ये कुछ वेजिटेशन है जो कि वहाँ पे ग्रो की जा सकती है, जैसे फिश कैक्टस हो गया और प्योर्ट हो गया, ये कुछ इन डेजर्ट वेजिटेशन है जो कि वहाँ पे डेजर्ट में आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं डेजर्ट एनिमल अडॉप्टेशन, भी एनिमल वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिजर्ड दी हुई है आपको, इसको कहते हैं अल्माडिलो, अल्माडिलो लिजर्ड है। ठीक है, ये जो है ना डे टाइम में देखा जाए तो अक्सर जो आपके जो इंसेक्ट हैं, जो एनिमल्स हैं, वो छुप के बैठे रहते हैं क्योंकि वेदर मौसम बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो नॉर्मली ये नाइट में निकलते हैं अपने शिकार के लिए, खाने पीने की चीज़ों की तलाश के लिए। तो ये हो गया, फिर है जेवेलियन हो गया, ये माउस टाइप का होता है छोटा सा। तो अब देखें मैदानी इलाकों के जो माउस हैं और उसमें इसमें फर्क है। फिर बॉब कैट है, तो ये होगी। अब इसमें वो कहते हैं डेजर्ट एनिमल की अडॉप्टेशन में क्या है, वो कहते हैं दीज एनिमल फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर फूड, वो जो खुराक खाएंगे ये अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो वाटर अवेलेबल नहीं होता पीने के लिए वहाँ पे। ठीक है, फिर वो कहते हैं थिक आउटर कोट, इनकी बाहर की जो स्किन है, इनका जो फर है वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग डे फ्रॉम वेरी हॉट सन और ड्यूरिंग नाइट फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर। ठीक है, फिर है जी लार्ज ईयर्स होते हैं, कान बड़े होते हैं। ठीक है, स्मॉलर एनिमल लेस सरफेस एरिया होता है, जो आपके एनिमल्स हैं उनकी सरफेस एरिया लेस, मतलब उनकी हाइट कम होती है। तो ये हो गया। देन वो कहते हैं मेजर टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स।
अब वो कहते हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट हो गया, फिर वो कहते हैं समेरियल डेजर्ट हो गया, फिर वो कहते हैं कोल्ड डेजर्ट है, कोस्टल डेजर्ट है। अब देखिए कोस्टल डेजर्ट भी है लेकिन उसमें देखिए पानी भी है और उसके साथ वाला जितना भी इलाका वो सारा ड्राई है, वहाँ पे ड्राई आपकी सैंड है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोल्ड डेजर्ट में देखें तो कोल्ड डेजर्ट में क्या है, सारी बर्फ ही बर्फ है, ना वहाँ पे ट्रीज है ना वहाँ पे आपकी इस तरह के एनिमल्स पाए जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा जो है ना टेम्परेचर कोल्ड है। हॉट एंड ड्राई में चले जाए बहुत ज्यादा हॉट है, तो देखा जाए तो ऑपोजिट सिचुएशन होगी। हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट है, कोल्ड डेजर्ट में बहुत ज्यादा कोल्ड है। ठीक है, तो दोनों जगह पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आ जाए कोल्ड डेजर्ट पे। Characterized by cold winter with snowfall and high overall rain throughout the winter and occasionally over the summer। तो वो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर में स्नोफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल होती है विंटर में, और समर में कभी कभार इनकी रेनफॉल होती है। हैव अ शॉर्ट moist and moderate warm summer with very long cold winter। ठीक है, अब वो कहते हैं यहाँ पे मौसम गर्मा जो है बहुत कम अरसे के लिए आता है, फॉर फ्यू मंथ के लिए कह लें आप, 1 महीने के लिए आता होगा, 2 महीने के लिए आता होगा समर सीजन। बाकी जो आपके 10 मंथ हैं उसमें आपका विंटर होता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। फिर आ जाता है आपका यूजुअली ऑकर इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड नेरेटिक आइलैंड। ठीक है, तो ये उस इस तरह के एरिया हैं जहाँ पे सूरज आपका बहुत दिन में अगर निकलता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए, सारा दिन आपको समझे अंधेरा ही होता है वहां पे। कुछ दुनिया के ऐसे इलाके में जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है, ठीक है, अगर निकलता भी है तो फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह हो गया। फिर हम देखते हैं जो हॉट एंड ड्राई, ये थल और चोलिस्तान वाले जो डेजर्ट की मैंने बात की वो इस कैटेगरी में आ जाएगा आपका। द सीजन are generally warm throughout the year and very hot in the summer. Winter usually bring little rainfall। ठीक है, वो कहते हैं समर के अंदर तो रेनफॉल होती नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। हाँ, विंटर का सीजन होता है जो कि कुछ अरसे के लिए आता है, उस कुछ अरसे के अंदर बारिश हो जाती है यहाँ पे थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर वो कहते हैं द फोर मेजर नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट ऑफ दिस टाइप आर, जो नॉर्थ अमेरिका के जो आपके डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका के, उनकी 4 कैटेगरी बता दी। ठीक है, फिर है जी समरियल डेजर्ट। इसमें वो कहते हैं समर मॉडरेट लॉन्ग ड्राई एंड हॉट डेजर्ट। ठीक है, समर मॉडरेट होता है, लंबा होता है, जैसे 9-10 महीने का 8 महीने का आपको समर सीजन होगा। विंटर नॉर्मली ब्रिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल। विंटर में रेनफॉल होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, समर टेम्परेचर यूजुअली एवरेज बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। It normally does not go above 38 डिग्री सेंटीग्रेड in evening, रात को 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, फिर वो कहते हैं मेजर डेजर्ट ऑफ दिस टाइप इंक्लूड द सेज बुश ऑफ कोटा एंड ग्रेट बेसिन। अब इस तरह के डेजर्ट के अंदर आपके जो है ये फर्दर उन्हें बता दिए, ये जो डेजर्ट के हैं जैसे यूटा हो गया और आपका ग्रेट बेसिन हो गया, इस तरह के डेजर्ट आपके इसमें कैटेगरी में फॉलो करेंगे। फिर आ जाता है कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट में वो कहते हैं, मैं आपको बता दूं, द कोल्ड विंटर कोस्टल डेजर्ट आर फॉलोड बाय मॉडरेटली लॉन्ग वार्म समर। ठीक है, अब जहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन समर सीजन यहाँ पे लॉन्ग होता है। ठीक है, लॉन्ग मतलब ज़्यादा महीने आपका समर सीजन होगा, चंद महीनों के लिए आपका विंटर का सीजन रहेगा। विंटर में वो चाहे टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे बिलो चला जाता है। ठीक है, इससे इतनी इसकी रेंज है। मैक्सिमल मैक्सिमम एनुअल टेम्परेचर आर अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, desert occur in moderately cold to warm areas such as Nearctic and Neotropical realm, example of Atacama and Chile। ठीक है, तो ये वो आपके डेजर्ट हैं। चिली में जो है वो इन्वायरमेंट इस तरह की होगी जैसे डेजर्ट है, क्योंकि छोटा सा जजीरा है वहाँ पे आपके समझे सराउंडिंग रहता है कोस्टल एरिया, और वहाँ पे फिर इस तरह से आपकी वहाँ पे पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है चिली के अंदर। ठीक है, अब वो आ जाते हैं थ्रेट। ठीक है, कि डेजर्ट को किन चीज़ों के खतरात लाक है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो डेजर्ट तो एक ड्राई प्लेस है, और ख़तरा इस चीज़ का है वहाँ पे अगर रेनफॉल जो कि साल में बहुत कम कभी कभार विंटर में होती है वो रेनफॉल होना ख़त्म हो जाए,
जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज आ रही है आपकी, ग्लोबली इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसकी वजह से ये नुकसान होगा कि डेजर्ट बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएंगे। वहाँ पे जो छोटे छोटे आपके एनिमल्स, प्लांट्स, कैक्टस जो ग्रो कर रहा है उनका वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरा, अभी अक्सर आपने सुना होगा कि डेजर्ट के अंदर जीप रैली हो रही है, या रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए कार रेसिंग हो रही है, जीप रैली हो रही है, या वो 4x4 छोटी कार्स हैं, 4x4, आई थिंक उनको एपीवी कहते हैं, एटीवी। तो वो जो है वो वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह वो गाड़ियाँ और जीपें भगाते हैं। तो उसकी वजह से जो आपके वहाँ के एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, या छोटे छोटे हर्ब्स और प्लांट्स हो गए, कैक्टस के पौधे हो गए, वो उनके डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है कि वो जो है वो खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। ठीक है। सम प्लांट्स आर रिमूव बाय द कलेक्टर एंडेंजरिंग द पॉपुलेशन। अब बात दफा ये होता है कि कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई पर्सन वहाँ पे जाता है, वो प्लांट जो वहाँ पे कट कर देता है कि जी कटिंग करके प्लांट लेंगे घर में जाके ग्रो किया, तो इस तरह से जो प्लांट की स्पीशीज है वो इंडेंजर्ड है वहाँ पे। ठीक है। तो ये कुछ थ्रेट हैं जिनको हम इन डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो हमारा, चलें, बस मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। तो बाकी का इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में भी आपको लेक्चर बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया भी है कि ये मेरा जो चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आपको हेल्प आउट हो जाए कि आपने किस तरह से इस तरह की स्टडी सिचुएशन में आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। तो चैनल मेरा है ये क्रेजी हैक्स के नाम से। इसके अंदर ये मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए लेक्चर्स के नाम से। उसमें आप जाके तो ये अपने लेक्चर्स को देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सारे स्टूडेंट जो हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि जी न्यू लेक्चर अपडेट हो गया, तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस तरह से कोप अप करना। तो आप तमाम स्टूडेंट जो हैं, क्रेजी हैक्स के नाम से मेरा ये है, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे। तो वहाँ से आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही उसके बेल आइकन दिया होगा उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे कि न्यू वीडियो अपडेट हो गया है, न्यू लेक्चर अपडेट हो गया, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस यूनिट का ये कुछ एक ज़्यादा सा पोर्शन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है। तो इसका जो है ना फिर हम ऐसा करते हैं कि एक और तरीका अपनाएंगे, बाय द एंड ऑफ द यूनिट जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। एक वीडियो में क्विक ओवरव्यू दूंगा, और हो सकता है आपको एक छोटा से काम भी दूं, कोई असाइनमेंट दूं आपको करने के लिए, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि भी जो हमने ये लेक्चर लिए हैं आया आपको वो समझ आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है। चलें, और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।